17 जून 2020 की सुबह लाहौर में एक बूढ़ा आदमी हस्पताल ले जाया गया। उस आदमी की जेब में कुछ नहीं था, न पैसा, न जायदाद, न बैंक बैलेंस। लेकिन ये कोई गरीब आदमी नहीं था, ये वो आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना घर, अपनी हर चीज़ पाकिस्तान के नाम वसीयत कर दी थी। और जब ये आदमी मरा तो एक पूरी कौम ने सोग मनाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये आदमी कहाँ से आया था। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका कुछ भी नहीं था, न बाप, न घर, न पैसा, बस एक आवाज़ थी और उस एक आवाज़ ने पाकिस्तान को बदल दिया। कैसे हैं दोस्तों, मैं अब्दुल हसीब और आप इस वक्त मौजूद हैं सुखने अदब की इस महफिल में, जहां आज हम सिर्फ उसी एक आवाज़ को सुनेंगे। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। 28 अप्रैल 1936 की बात है। जलंधर बरतानवी हिंदुस्तान का एक शहर, जहां एक घर में बेटा पैदा हुआ। घर के मालिक मियाँ अब्दुल अजीज थे, वकील भी थे, सहाफ़ी भी और एक रसाले के मदीर भी थे। पढ़े लिखे, सोचने समझने वाले आदमी थे। लेकिन मियाँ साहब में एक और चीज़ भी थी, एक आग। वो आग जो इंसानी सीने में तब जलती है जब वो किसी जालिम के सामने झुकने से इनकार कर दे। मियाँ साहब अंग्रेज सरकार के मुलाजिम थे, लेकिन अपने दिल के सरकार खुद थे। जब चौधरी रहमत अली ने दुनिया को पहली बार पाकिस्तान का लफ्ज दिया तो अभी पाकिस्तान बना नहीं था, सिर्फ एक ख्वाब था, एक आरजू थी। लेकिन मियाँ अब्दुल अजीज ने उसी दिन अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिख लिया, मियाँ अब्दुल अजीज पाकिस्तानी। ये नाम उन्होंने उस वक्त रखा जब उस नाम का कोई मुल्क मौजूद भी नहीं था। अंग्रेज सरकार को ये नापसंद था और उन्होंने उनकी नौकरी छीन ली। मियाँ साहब ने परवाह नहीं की। एक बाप जो अपने असूलों की खातिर अपना रिज्क दांव पर लगा दे, उसकी औलाद के खून में क्या उतरता है? बिल्कुल वही जिद, वही जुर्रत, वही आग। और वही आग उस बेटे में उतरी जिसका नाम रखा गया तारिक अजीज। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो। महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। फिर 1947 आया जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ। तो वो तकसीम सिर्फ नक्शे पर नहीं हुई, वो लोगों के दिलों में, उनके घरों में और उनकी यादों में हुई। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर चल पड़े। जलंधर से मुसलमान खानदान निकले तो पीछे सिर्फ मट्टी रह गई। वो मट्टी जिस पर पैदा हुए थे, जिसके दरख्तों के नीचे खेले थे, जिन कब्रों पर फातिहा पढ़ते थे, वो सब पीछे रह गया। तारिक अजीज का खानदान भी उसी सैलाब में बहकर सरहद पार आया और साहिवाल में आकर ठहरा। तारिक उस वक्त सिर्फ 11 साल के थे। वो साहिवाल में बड़े हुए, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, मुबाइसों में हिस्सा लिया, जीता भी। और जवानी की वो मंजिल आई जब आदमी सोचता है कि अब जिंदगी शुरू होगी। लेकिन जिंदगी ने अपना पहला वार किया। बाप बीमार पड़ गए, खानदान एबटाबाद मुंतकिल हुआ। वहां जाकर मियाँ अब्दुल अजीज पाकिस्तानी, वो आदमी जो पाकिस्तान से पहले पाकिस्तानी बना था, हमेशा के लिए सो गया। एबटाबाद की मट्टी ने उन्हें समेट लिया और पीछे छोड़ गया एक जवान बेटा तारिक अजीज, जिसके कंधों पर अब माँ का बोझ था, 4 बहनों की जिम्मेदारी थी और जेब में कुछ नहीं था। ये वो लम्हा है जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं, तारिक अजीज नहीं टूटा। 1961 में तारिक अजीज लाहौर आया, अपना बिस्तर उठाया और उस शहर की तरफ चल पड़ा। साथ में एक दोस्त भी था, मेहदी हसन, जो बाद में पाकिस्तान के नामवर माहिर तालीम बने। दोनों एक ही शहर से थे, एक जैसे ख्वाब लेकर आए थे और दोनों की जेबें बराबर खाली थी। तारिक को रेडियो पाकिस्तान में नौकरी मिल गई, अनाउंसर की। तनख्वाह 150 रुपए महीना, यानी 5 रुपए रोजाना के। आज के ज़माने में 5 रुपए में चाय का एक कप भी नहीं मिलता। उस ज़माने में भी ये बामुश्किल 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम था, और वो भी किसी किसी दिन। मेहदी हसन थोड़ा बेहतर थे,
انہیں 165 روپے ملتے تھے، اس لیے کمرے کا کرایہ وہ دیتے تھے۔ دونوں لوئر مال پر کربلا گامے شاہ کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے جس میں پنکھا بھی نہیں تھا۔ لاہور کی گرمیوں میں بغیر پنکھے کے رہنا، جو لاہور کی گرمی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کبھی کبھی حالات اور برے ہو جاتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ اب اس سے برا نہیں ہو سکتا۔ ایک رات ہاسٹل کی محترمہ نے اپنی بیٹی کی شادی پر سارے کمرے مہمانوں کے لیے بھر لیے اور طارق اور مہدی کو رات گئے باہر نکلنا پڑا۔ دو نوجوان رات کو لاہور کی سڑک پر، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پناہ نہیں، لیکن یہ رات بھی گزر گئی جیسے ہر مشکل رات گزر جاتی ہے۔ ریڈیو پر طارق کام کرتا رہا، محنت کرتا رہا، لیکن ترقی نہیں ملتی تھی۔ کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیونکہ اس کے خیالات خطرناک تھے سسٹم کے لیے۔ وہ سوشلسٹ سوچ رکھتا تھا، ظلم کے خلاف بولتا تھا، اور جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے انہیں ایسے آدمی پسند نہیں آتے جو سوچتے بھی ہیں اور سنواتے بھی ہیں۔ اناؤنسر آیا، اناؤنسر ہی رہا، سال گزرتے رہے، لیکن ایک چیز تھی جو بڑھتی رہی، اس کی آواز کی طاقت۔ ہم تیری دھن میں پریشان، زندگی اے زندگی، اور تو ہم سے گریزاں، زندگی اے زندگی، تو کہیں ساقی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں ڈس گیا انسان کو انسان، ارے بابا زندگی اے زندگی۔ ریڈیو پاکستان میں ایک بزرگ تھے، مصطفیٰ حمدانی۔ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے 13 اگست 1947 کی آدھی رات کو پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ وہ الفاظ جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے، طلوع صبح آزادی۔ طارق ان کے قریب ہوا، ان کا شاگرد بن گیا۔ مصطفیٰ حمدانی نے اسے سکھایا کہ آواز صرف گلے سے نہیں نکلتی، آواز سینے کی گہرائی سے آتی ہے۔ الفاظ صرف منہ سے نہیں بولے جاتے، الفاظ دل سے نکلتے ہیں اور دل میں اترتے ہیں۔ طارق نے یہ فن اپنے اندر جذب کیا۔ وہ پڑھتا تھا، ادب پڑھتا تھا، شاعری پڑھتا تھا، تاریخ پڑھتا تھا، بھوکا رہتا تھا لیکن کتاب ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ کمرے میں پنکھا نہیں تھا لیکن ذہن میں خیالات کا طوفان تھا۔ یہ وہ تربیت تھی، خاموش، نادیدہ، بغیر کسی استاد کے، ڈگری کے، جو آگے چل کر ایک پوری قوم کو اپنی طرف کھینچنے والی تھی۔ 1962 کی بات ہے، ریڈیو پاکستان کے پچھواڑے میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا منظر، وہاں ایک نیا منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ پاکستان میں پہلی بار ٹیلی ویژن شروع ہونے والا تھا۔ جاپان کمپنی نیکون الیکٹرک کے ساتھ مل کر اس منصوبے کے سربراہ تھے عبید الرحمان۔ وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے ایک خاص آدمی کو، ایسا آدمی جو اسکرین پر آئے تو لوگ اسکرین سے نظریں نہ ہٹا سکیں۔ ایک صبح اسی دفتر کے باہر ایک نوجوان آ کر کھڑا ہوا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، شیو نہیں کی تھی، کپڑے سادہ تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاید رات ٹھیک سے سویا نہیں تھا یا شاید رات بھر کچھ سوچتا رہا تھا۔ وہ اندر گیا، عبید الرحمان سے ملا۔ انہوں نے اس بے ترتیب نوجوان کو اوپر سے نیچے دیکھا اور کچھ سوچا، پھر اس سے بولنے کو کہا، اور جب وہ بولا کمرے میں کچھ رک گیا۔ وہ آواز، وہ لہجہ، وہ الفاظ کو پرونے کا انداز، کچھ ایسا تھا جو سننے والے کے اندر تک اتر جاتا تھا۔ آزمائش ہوئی، اناؤنسمنٹ کروائی گئی، خبریں پڑھوائی گئیں۔ پھر انہوں نے کہا ذرا مسکرا کر دکھاؤ۔ ایک عام انٹرویو میں کوئی بھی مسکرا دیتا ہے، ہاں جی بالکل، ابھی مسکرایا۔ لیکن طارق عزیز نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں درج ہو گیا۔ اس نے کہا ہنسی کا تعلق دل کی خوشی سے ہوتا ہے۔ سوچیں اس جملے کو، یعنی میں اس وقت مسکراؤں گا جب واقعی خوش ہوں گا۔ ابھی میری جیب خالی ہے، باپ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو مسکراہٹ کہاں سے آئے؟ یہ بد دماغی نہیں تھی، یہ ایمانداری تھی۔ عبید الرحمان نے فوری طور پر طارق کو منتخب کر لیا۔ پھر سوال آیا تنخواہ کتنی چاہیے؟ اور یہاں طارق عزیز نے وہ بات کہی جو آج بھی دل کو چھو جاتی ہے۔ اس نے کہا میں ساہیوال سے آیا ہوں، وہاں ماں ہے، بہنیں ہیں، ان کا پیٹ بھر سکتا ہوں۔ لاہور اس لیے آیا ہوں کہ جانوں میری قیمت کیا ہے۔
रेडियो से 1 रुपया ज्यादा भी मिले तो भी मेरी जीत होगी। यानी पैसे की तलब नहीं, बस इतना चाहता है कि साबित हो जाए कि मैं इससे बेहतर हूँ जहाँ हूँ। तनख्वाह तय हुई 500 रुपये। रेडियो के 150 से 500 तक का सफ़र, लेकिन असल सफ़र तो अभी शुरू हुआ था। नवंबर 1964, लाहौर, पाकिस्तान में पहली बार टेलीविज़न की स्क्रीन रोशन होने वाली थी। मुल्क में जो चंद लोगों के घरों में टेलीविज़न सेट थे, वो उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। हर तरफ जोश था, तजस्सुस था, एक नई दुनिया खुलने का एहसास था। और जब वो स्क्रीन रोशन हुई, पाकिस्तान की सारी कौम ने पहली बार एक चेहरा देखा। वो चेहरा एक ऐसे नौजवान का था जो कुछ साल पहले लाहौर की पार्कों में रात गुजारता था, जिसके पास कभी चाय के पैसे भी नहीं होते थे, जिसको पंखे वाला कमरा तक मुयस्सर नहीं था। वो तारक अजीज था, पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न चेहरा, पहला मर्द अनाउंसर। अब ज़रा ठहरिए और सोचें। आज हमारे सामने हज़ारों चैनल्स हैं, लाखों यूट्यूब चैनल्स हैं, करोड़ों टिकटॉक वीडियोस हैं। हम जब चाहें जो चाहें देख सकते हैं। 1964 में ऐसा नहीं था। 1964 में सिर्फ एक स्क्रीन थी, सिर्फ एक चैनल था और सिर्फ एक आवाज़ थी। और पाकिस्तान के जितने लोगों के पास टेलीविज़न था, वो सब एक ही चेहरा देखते थे, सिर्फ एक ही आवाज़ सुनते थे, और वो आवाज़ थी तारक अजीज की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की मुहज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ी में डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून दिखाएंगे। जरूर देखना। जो आदमी कभी सिस्टम की नजर में तरक्की के काबिल नहीं था, उस आदमी को पूरी कौम देख रही थी। कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि निजाम उन्हें दबाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो इस तरह उठते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। बाप की मौत, गरीबी, बगैर पंखे का कमरा, रात को बेघरी, सालों तक बगैर तरक्की के अनाउंसर बने रहना, ये सब उस आदमी ने झेला और फिर भी वो टूटा नहीं, झुका नहीं, शिकवा नहीं किया, बस चलता रहा। और एक दिन वो वक्त आया जब पूरी पाकिस्तानी कौम उसके सामने थी और वो उनके सामने। इस एपिसोड में आपने जाना कि तारक अजीज कहां से आया, वो मिट्टी कौन सी थी जिसने उसे बनाया, एक बाप जिसने असूलों के लिए नौकरी छोड़ी, एक तकसीम जिसने सब कुछ बखेर दिया, एक नौजवान जो लाहौर आया तो जेब खाली थी लेकिन दिल भरा हुआ था, भूख थी, बेघरी थी, सालों तक बेतरक्की थी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। और फिर एक सुबह, एक इंटरव्यू, एक जुमला, हंसी का ताल्लुक दिल की खुशी से होता है और जिंदगी बदल गई। अगले एपिसोड में आप देखेंगे वो आदमी जो एक बार स्क्रीन पर आया फिर पूरी कौम का हो गया। नीलाम घर की वो कहानी जो पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरी कहानी नहीं, जब लाहौर की सड़कें उस एक शो के वक्त सुनसान हो जाती थी। अगर तारक अजीज की ये कहानी आपने महसूस की तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बात बताएं, क्या आपके घर में नीलाम घर देखा जाता था या आपने अपने बड़ों से उसकी बातें सुनी है? जवाब जरूर दें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये एक पूरी कौम की मुश्तरका यादों की कहानी है।